हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ताकि ये आपको याद हो जाएगा। वैसे तो हमारी सीपीसी चल रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत आपको बता दिया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में दो चीज़ें हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक तो यूनियन और एक स्टेट। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो स्टेट और यूनियन के बीच में बटा हुआ है, कि हमने जो हमारी सेंट्रल है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो यूनियन है हमारा, उसके बीच में हमने ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इनको अलग अलग पावर्स दी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के पावर्स में कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरवेंशन नहीं करती हैं। इसलिए हम इस सिद्धांत को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहते हैं। और ये जो हमारा संविधान है उसके फेडरल करैक्टर को शो करता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि क्या ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरेशन है, या इसमें क्वासी फेडरेशन है, या क्या करैक्टर है। लेकिन जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल करैक्टर की बात करते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ये एक इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है फेडरेशन का। तो जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवेल्युएशन करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जांचते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। दोनों को अलग अलग पावर दी हुई हैं, और इस एक सिद्धांत के कारण हम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल संविधान बता देते हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म का जो मेन करैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, कि सरकारों के बीच में पावर्स का अलग अलग विभाजन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में जब हम पूछते हैं हमारे संविधान में फेडरल करैक्टर कौन सा मेन फेडरल करैक्टर है जो हमारे संविधान को फेडरेशन की तरफ ले जाता है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत। अब ये कैसे है, इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको अनुसूची 7 यानी शेड्यूल 7 की तरफ ले जाती हूँ। शेड्यूल 7 में ये कहा गया है कि हमारे पास 3 तरह की लिस्टें हैं। यूनियन लिस्ट है हमारे पास, स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो शेड्यूल 7 में इस तरह 3 लिस्ट बनाकर उसमें सब्जेक्ट बताए गए हैं। जैसे स्टेट लिस्ट में, जैसे पुलिस जो है, पुलिस का सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। इसी तरह आर्मी, और आर्मी के अलावा रेलवे, और ये फॉरेन रिलेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंकरेंट हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल ये 246 पर। अब आर्टिकल 246 ये कहता है कि जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो, इस बोर्ड पर मिटा देते हैं इसको एक बार समझाने के लिए, तो फिर आप ये जगह बन जाएगी तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको साफ कर लिया। अब ये देखिए कि ये हमारे पास यूनियन है, यानी यूनियन, और ये हमारे पास, यूनियन का मतलब सेंट्रल, और ये हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट्स हैं, और 3 तरह की हमारे पास लिस्टें हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन को, यानी सेंट्रल को है। इसके बाद स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट को है। और तीसरी हमारे पास आती है ये कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये दोनों को ही इस पर कानून बनाने का अधिकार दे रखा है। तो ये आर्टिकल 246 जो है ये हमारी लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, और ये कहता है कि यूनियन लिस्ट की शक्तियाँ यूनियन को होंगी,
स्टेट लिस्ट की शक्तियां स्टेट को होंगी और कंकरेंट लिस्ट की शक्तियां दोनों को होंगी। तो ये लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आर्टिकल 246 बात करता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 73। ये हमारे एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस तरह मिलेंगी। अब एग्जीक्यूटिव पावर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा हो रखा है, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर का भी बंटवारा होगा, ये आर्टिकल 73 हमारा कहता है। तो ये इसमें एक शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज हुआ है, को एक्सटेंसिव। ठीक है, को एक्सटेंसिव, ये मुझे आरजेएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है आज भी, को एक्सटेंसिव। और को एक्सटेंसिव जो है, मुझसे ये पूछा गया था इंटरव्यू में कि हमारी जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो क्या होती है। तो जब आप आर्टिकल 73 को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो क्या होती है। लेकिन जब आप बहुत गौर से उसको पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आर्टिकल 73 ये कहता है कि जो यूनियन की लेजिस्लेटिव पावर है वो ही उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसका मतलब ये है कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर का, एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करती है। इसी तरह जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर स्टेट पावर का यूज करता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका यूज करता है। तो इस तरह पावर से एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा इन तीन लिस्टों के माध्यम से हमको मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 246 और आर्टिकल 273 को आपको याद रखना है जब भी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग बात की जाए। अब मैं एक बार आर्टिकल 1 के बारे में और बात करती हूँ। आर्टिकल 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अच्छा, इससे पहले मैं ये को एक्सटेंसिव का आपको बता देती हूँ, ये मैंने क्यों लिखा कि जो को एक्सटेंसिव शब्द है वो आया है द सेंट्रल हैज द एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंसिव टू द लेजिस्लेटिव पावर, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर के ही को एक्सटेंसिव है। यानी जैसे जितना विस्तार सेंट्रल का उसकी लेजिस्लेटिव पावर के लिए है उतना ही विस्तार एग्जीक्यूटिव पावर का होगा। इसी तरह जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी उसके लेजिस्लेटिव पावर के को एक्सटेंसिव होंगी। यानी जितनी लेजिस्लेटिव पावर स्टेट को मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये दोनों पावर जो है को एक्सटेंसिव है, और तीनों ये जो दोनों पावर है को एक्सटेंसिव, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में समाहित है। तो ये जो बेसिक सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक और इसमें बात करते हैं फेडरेशन की। ठीक है, ये फेडरेशन की हम बात करते हैं। तो जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे कुछ यूनियन होते हैं, कुछ फेडरेशन होते हैं, इस तरह के। तो वैसे तो आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द जो है यूज किया हुआ है, यूनियन। इस यूनियन शब्द का ये मतलब है कि हमारे जो स्टेट हैं वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो पाएंगे। यूनियन शब्द ही हमने इसलिए दिया है कि जो स्टेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, करीब 550 के करीब रियासतें थी, 550-600 ये रियासतें थी। और माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको एक करके और एक भारत का नव निर्माण किया था। तो उस वक्त हमने जानबूझकर, ये देखिए आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने जानबूझकर ये शब्द इसमें यूनियन डाला, यूनियन ऑफ स्टेट, कि कभी भी भारत के जो स्टेट हैं उनको कभी भी ये पावर नहीं दी गई है कि वो भारत से अलग हो सकें, उनको अलग होने की पावर नहीं दी हुई है।
और ये जो फेडरेशन है इसमें यूनियन तो होता है लेकिन अलग होने की पावर भी मिलती है, यानी हम जैसे ही उनको एक करते हैं, हम उनको मिक्स कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ भी सारे स्टेट को एक किया है, भारत में भी हमने सारी रियासतों का एकीकरण किया है, उनको उनको मिला दिया है और यूनियन बना दिया है। इसी तरह फेडरेशन में भी सारे स्टेट्स को मिलाकर उनका एकीकरण कर दिया जाता है, उनको एक साथ कर दिया जाता है। लेकिन इस फेडरेशन का जो मेन करेक्टर है वो अलग होने का करेक्टर भी है कि जब चाहे वे स्टेट अलग भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, वो फेडरेशन का एक ट्रू उदाहरण माना जाता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन शब्द यूज किया है। लेकिन जब हम करेक्टर की बात करते हैं कि इसका बेसिक करेक्टर क्या है फेडरेशन का, तो फेडरेशन में दो तरह, फेडरेशन का जो करेक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का करेक्टर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का करेक्टर है। तो अब जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि एक तरफ हमारे पास यूनियन है और एक तरफ हमारे पास स्टेट्स हैं, और दोनों में हमने पावर्स आधी आधी बांटी हुई हैं। कुछ पावर हमने यूनियन लिस्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी हैं, सेंटर को दे रखी हैं, और कुछ पावर हमने स्टेट लिस्ट के हिसाब से इस स्टेट को दे रखी हैं। तो पावर्स बटी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में एक ये जो फेडरेशन का करेक्टर है ये भी है। और इसीलिए संविधान विदों में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बात करते हैं कि हमारे संविधान में ये जो फेडरल करेक्टर है, फेडरेशन का करेक्टर है, ये भी मौजूद है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया हुआ है। तो कंक्लूजन में हम एक बात कह सकते हैं कि हमने यूनियन शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज जरूर किया है, लेकिन हमारे संविधान का फेडरल करेक्टर भी है। तो बहस का ये मुद्दा हो सकता है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से फेडरल है या आधा फेडरल है या फेडरल बिल्कुल नहीं है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा संविधान फेडरल नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमको ये बताता है कि हमारे संविधान में फेडरल संविधान का जो मेन करेक्टर है वो विद्यमान है। लेकिन वो पूर्ण रूप से फेडरल है या नहीं है, इसमें विद्वान जनों की अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि हमने जो शब्द यूज किया है वो यूनियन शब्द यूज किया है।